हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हमने आपके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है जिसका नाम है क्वेस्ट 23। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में आज आपके लिए एक्ट से लेके आया हूँ, एक्ट ऑफ 1773 से लेके 1935 तक के। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पीस इंडिया एक्ट। पीस इंडिया एक्ट 1784 में आया था और इसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। दैट्स व्हाई दिस एक्ट वाज पास्ड। और इस एक्ट को पास करा था सर विलियम पीट्स ने, है ना। वो उस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे, यंगेस्ट पीएम थे, है ना। तो इसकी स्टेटमेंट्स है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस डिस्टिंग्विश करे गए थे। कमर्शियल पर्पस के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इसके पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट करे थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए थे आपके सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड रेवेन्यू अफेयर ऑफ द कंपनी, है ना। इससे पहले जो रेवेन्यू होता था वो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, जो 1773 के एक्ट से अपॉइंट करे गए थे, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, इट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें, है ना। और जो 6 नंबर होते थे, द टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट because for the first time East India Company was controlled by the British Parliament. So now the British company became the subordinate of the British Parliament. So जो भी वो इंडिया में टेरिटरीज ऑक्यूपाई करती थी, है ना, for the first time they were called the British possessions in India. So option A, B, C correct. D, it provided for the establishment of Supreme Court at Kolkata. So this statement is incorrect because सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 में बना था बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773. So this particular statement is incorrect. So our right answer is option D. The next question is consider the following statement about the Charter Act 1813. हमें दी गई स्टेटमेंट्स में से ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट 1813 के चार्टर एक्ट को लेके सही नहीं है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इससे पहले जो ट्रेड करने का जो मोनोपोली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी इंडिया में, और कोई भी यूरोपियन कंपनी या ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकती थी। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू करा फ्रांस और उसके अलाइज कंट्रीज में, तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम या कॉन्टिनेंटल ब्लॉकाइड में एक प्रोविज़न ये था कि हम ब्रिटिश गुड्स को फ्रांस और उसके अलाइज कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स को अब एक नई मार्केट चाहिए थी अपना सामान बेचने के लिए। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडिया में ख़त्म करके अदर ब्रिटिश ट्रेडर्स को एक नई मार्केट प्रोवाइड करवाई थी इससे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। The second statement is, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories. ये स्टेटमेंट भी सही है। इस एक्ट में ये प्रोविज़न दिया गया कि जो भी रेगुलेशंस प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की बनाएंगी उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले पेश किया जाएगा, फिर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको पास करेगी तब वो इंडिया में आके लागू होंगे। तो इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी सही है। The revenues of India were now controlled by the British Parliament. This statement is incorrect because revenue collection आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1784 पीस इंडिया एक्ट में दे दिया गया था। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस एक्ट में एक दो बातें और है जो ध्यान देने लायक हैं, जैसे कि इस एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था इंडिया में आने के लिए, और वो अपने प्रोसिलाइटाइजेशन के एक्ट को या धर्म परिवर्तन के काम को कैसे भी चला सकते थे, है ना। और इसमें जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल ऑटोनोमस गवर्नमेंट थी, उनको टैक्स इम्पोज करने के लिए ऑथोराइज कर दिया था, और कोई भी अगर व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है तो उसको वो पनिश कर सकते थे। इसमें एक और था कि कंपनी अब अपने एरियाज़ में फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन 1 लाख रुपए पर एनम देगी। तो मॉडर्न एजुकेशन के लिए दिस एक्ट इज also important. So our answer is 1 and 2. Let's move to next question. The next question is consider the following statement about the Charter Act of 1833. तो अभी हम बताना कि कौन सी स्टेटमेंट्स चार्टर एक्ट 1833 को लेके सही है। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ कंपनी विद चाइना। तो ये स्टेटमेंट सही है। पिछले एक्ट में 1813 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म करी थी सभी के साथ, लेकिन चाइना के साथ, और चाय और फीम में रह गई थी। तो जो वो मोनोपोली थी यहाँ पे वो ख़त्म कर दी गई। इट लिफ्टेड द ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूरोपियन इमिग्रेशंस। ये स्टेटमेंट भी सही है। इन्होंने सारी जो भी रिस्ट्रिक्शन होती थी यूरोपियन पे वो हटा दी थी। अब इंडिया में आके यूरोपियन फ्रीली सेटल हो सकते थे। सो दिस वॉज द स्टेप टू मेड इंडिया डायरेक्ट कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इट designated the post of Governor General of Bengal to the Governor General of Bengal. This statement is incorrect because गवर्नर ऑफ बंगाल आपका 1765 में बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके 1773 के एक्ट में बन गए थे। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करा गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करा गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेड बाय दिस एक्ट, ना। तो द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट एंडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म करी जा रही है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे इसके कमर्शियल फंक्शंस एबोलिश करे हैं, तो इसके बाद ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रहेगी थी। तो इसका राइट आंसर है ए और बी। और इसमें कुछ एक दो प्रोविज़न और थे, जैसे एक मेंबर ऐड करा गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल विच वॉज ए लॉ मेंबर। उसी लॉ मेंबर के बाद में एक लॉ कमीशन बना, उसके चेयरमैन थे अपने लॉर्ड मैकॉले, है ना। लॉर्ड मैकॉले, ए लॉ कमीशन वाज अपॉइंट टू कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉज ऑफ दैट टाइम। लॉर्ड मैकॉले वाज देयर चेयरमैन। इसी एक्ट की वजह से 1843 में इंडिया में स्लेवरी बैन हो गई थी या एबोलिश हो गई थी, है ना। और इस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। है ना। तो आंसर इज 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, ये तो चिपका दूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस एक्ट्स। हमें कुछ एक्ट दिए गए हैं, उनमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस एक्ट को लेके गलत है या कौन सी सही है। यहाँ हमें सभी सही बतानी है। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीट्स इंडिया एक्ट। इसको डबल गवर्नमेंट या डबल कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें वही आपको बताया मैंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स were appointed to, है ना, रूल इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय ब्रिटिश कंपनी। और द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 empowered द लोकल ऑटोनोमस बॉडीज टू इम्पोज टैक्स। ये सही है, 1813 का जो प्रोविजन था। रेगुलेटिंग एक्ट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट over the company by requiring the court of directors to report on its revenue, civil, military affairs in India। ये स्टेटमेंट भी सही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपके 1773 में अपॉइंट करे गए थे, है ना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जैसे ये आपको पता है 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी रूल इंडिया में एबोलिश कर दिया था। उसकी जगह पे ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इंडिया पे रूल करने की और इंडिया को अपनी डायरेक्ट कॉलोनी बनाया था। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इट ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, है ना। इट एंडर द ड्यूल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय पीट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी रूल ही इंडिया में ख़त्म कर दिया गया था। तो ये दोनों जो टूल बताए थे इन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको भी साथ में एबोलिश करा गया और इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल एस्टेब्लिश करा गया था। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया हु वाज टू बी असिस्टेड बाय 5 मेंबर काउंसिल। जब उन्होंने इंडिया में कंपनी रूल एबोलिश करा तो एक नया ऑफिस बनाया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड ही वाज एडवर्ड स्टैनले, है ना, बट ही वॉज असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स। तो ये हाफ स्टेटमेंट सही है, हाफ गलत है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और इसी एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी पोस्ट को रीडेजिग्नेट करा गया था और उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला गया था एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा एक्ट किस ईयर में आया है। सो द इंडियन आर्म्स एक्ट पास्ड इन द 1878 बाय लॉर्ड लिटन, है ना। जब इंडिया में इस टाइम पे नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हो रही थी, उसको कर्ब करने के लिए लॉर्ड लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट लगाया गया था। इसमें क्या था कि किसी भी इंडियन को अगर सेल, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस करना है कोई वेपन, उसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी था। सो एक ही साथ भी रॉयल टाइटल एक्ट 1876, ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही था। इसमें जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने इंडिया की एम्प्रेस ऑफ द इंडिया का टाइटल अज्यूम करा था और उसको हिंदी में केसरे हिंद की उपाधि बोलते हैं, वो ली थी, है ना। तो दिस इज 1786 और इसी के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था आपका 1877 में, जब इंडिया में 3/4 इंडिया में फेमाइन था और यहाँ पे इनके लिए दिल्ली दरबार लगा था। सो बी के साथ ए। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे था ये, और इस एक्ट के अंदर हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड, है ना। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869. This act is particularly for the Christian peoples who were in Indian, and it is the only codified act for the Christian peoples in India. तो ये 1869 था। इसका एक सेक्शन 10 है, 10A। इसको अभी केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली दिसंबर 2022 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट बताया गया है, क्योंकि इसमें एक जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, किसी भी तलाक की अर्जी को अगर आप कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से पास करना चाहते हैं या म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इसको केरला हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट बताया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इज नॉट करेक्ट। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आपका 1909 में हुए थे, है ना। शिमला डेपुटेशन लेड बाय आगा खां, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को शिमला में मिले थे और उन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी थी। उनकी बेसिक मांग थी कि मुसलमान लोग ही मुस्लिम कैंडिडेट को चुनेंगे, उनको वही वोट करेंगे। सो दिस डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द मोरले मिंटो रिफॉर्म। इट सो द सीड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जहाँ पे कम्युनल गैप इंडिया में बढ़ेगा,
अभी जो मुसलमानों को मिला है, बाद में सिखों को, ईसाइयों को, बाद में जाके 1935 के आसपास डिप्रेस्ड क्लासों को, वुमेंस को, लेबर्स को भी ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो इट्स सो द सीड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रोविंशियल काउंसिल्स, ए नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। सेंट्रल लेजिस्लेचर में आपकी ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करा गया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी, जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंट्रोड्यूस करा गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस। एंड द फोर्थ इज it introduced a form of responsible government in India. This statement is incorrect because responsible government का concept आपका 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन के बाद आएगा। तो right answer is option D. Consider the following statement about Government of India Act 1919. इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature consisting of an upper house and lower house. This statement is correct. For the first time, Indian Legislative Council was divided or converted into bicameral. इसमें दो हाउस बनाए गए थे, upper house, Council of States, और lower house, Legislative Assembly. The first option is correct. It granted franchise to a limited numbers of people on the basis of education only. This statement is incorrect because limited franchise was given on the basis of tax, education and property, है ना। तो जहाँ पे कुछ वीमेंस को भी ये लिमिटेड फ्रेंचाइज में वोटिंग राइट्स मिला था। It separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their own budget. तो this statement is correct. सबसे पहले 1919 के एक्ट में ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथोराइज करा गया था अपने प्रोविंशियल बजट को बनाने के लिए, और इट वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। Fourth is a joint public commission, service commission was commissioned on the recommendation of this act. This statement is incorrect. इसकी recommendation पे एक public service commission recommend करा गया था। joint public service commission आपका 1935 में recommend करा गया था, और जो public service commission 1919 के एक्ट में recommend करा गया था वो 1926 में जाके बना था। So the right answer is option C, both A and 3. The next question is, consider the following statement regarding the Government of India Act 1935, which is called Blueprint of Indian Constitution. So the statement 1 is, it provided for the provincial autonomy, it abolished the diarchy at the provinces, and now जो provinces थे वो एक autonomous administrative body की तरह काम कर सकते थे और अपने डिफाइंड स्फीयर में, है ना, अपने डिफाइंड स्फीयर में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लॉज या रेगुलेशंस बना सकते थे। It provided for the establishment of federal court. This statement is also correct. Federal court was established in 1937 to interpret गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फेडरल कोर्ट में पावर थी एडवाइजरी एंड अपीलेट, एंड इट इज ऑथराइज टू सेटल द डिस्प्यूट, इंटरस्टेट डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविंसेस। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट भी सही है, और इसके पहले चेयरमैन थे ऑसबॉर्न स्मिथ। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ RBI was Sir Osborne Smith. So that's all for today. I hope you like this video, and please do share, comment and like our video. We are always open for your suggestions, and do subscribe our channel. Thank you very much.